गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कूलॉम नियम। दो आवेशों के बीच बल ज्ञात करने के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया। कूलॉम ने कहा कि दो पॉइंट चार्ज हैं, इसे मान लो Q1 ये है, Q2, दोनों के दोनों रेस्ट कंडीशन में है और इनके मध्य दूरी R है। दोनों चार्ज के मध्य दूरी R है, दोनों रेस्ट कंडीशन में, दोनों पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज मतलब बिंदुवत आवेश। तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, विद्युत बल, इस पे लगेगा इधर, क्योंकि दोनों प्लस माने, तो इस पर लगेगा फोर्स इधर, दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगा। कूलॉम के अनुसार इस बल का मान इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और ये बल इन दोनों बिंदुवत आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर दोनों को मिला दे तो ये बनेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो फोर्स है वो आएगा K, यहाँ पे नया कांस्टेंट है, जब समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये कूलॉम का नियम है। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इनके जो चार्ज होगा उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F की वैल्यू आएगी F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब बल एक सदिश राशि है तो डायरेक्शन देना भी जरूरी है। तो इन लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? कूलॉम के अनुसार इन दोनों बलों की दिशा हमेशा क्रिया रेखा के अनुदिश होगी। क्रिया रेखा मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। जो दोनों आवेश को जो रेखा मिला रही है उसी के अनुदिश होगी। मान लो एक माइनस होगा, एक मान लो प्लस है और दूसरा माइनस है, तब फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन। दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं। होता है किसके अनुदिश? क्रिया रेखा के अनुदिश। दिशा हमेशा याद रखनी है। जैसे मान लो चार्ज यहाँ और यहाँ है, Q1 और Q2, तो इन पे लगने वाला बल किधर होगा? ये मिलाने वाली रेखा इधर और इधर, दोनों को देखो। तो ये जो प्रोपोर्शनल हटाने के बाद ये जो कांस्टेंट आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है जो है निर्वात की विद्युतशीलता, इसे बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। और इसकी वैल्यू होती है 8.854 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसे एक नया कांस्टेंट लिख दिया गया K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ताकि हमें बार बार एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रख के डिवाइड नहीं करना पड़े। अच्छा, ये तभी होगा जब दोनों फोर्स निर्वात में रखे हो, तभी के का मान होगा 9 × 10⁹। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू यहाँ रखो, पाई की वैल्यू 3.14। अगर इसे सोल्व करें तो ये आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट याद रखनी है। अब एप्सिलॉन नोट की विमा क्या होगी? एप्सिलॉन नोट की विमा क्या होगी? एप्सिलॉन नोट की यूनिट क्या है? एप्सिलॉन नोट की विमा, एप्सिलॉन नोट का मात्रक है कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब की विमा क्या है? जो चार्ज है, आवेश है, उसकी विमा क्या होती है? जो Q है उसकी विमा होती है A पे 1 और T पे 1। ये कहां से आई? ये आई, आपने पढ़ा होगा, धारा बराबर आवेशों के प्रवाह की दर, I बराबर Q बटे T। तो यहां से Q निकालो, Q बराबर I × T। तो I के लिए क्या लिखते हैं? A, और T टाइम के लिए क्या विमा होती है? T। तो जो Q की विमा होती है वो होती है A1T1। अब यहां से देखो एप्सिलॉन नोट की विमा, एप्सिलॉन नोट का यूनिट है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम्ब की जगह T1 A1 इस पे स्क्वायर, न्यूटन बल की विमा याद है M1 L1 T-2। इससे कितना आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर, मीटर की L स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। इसे सोल्व कर लो। M1 ऊपर जाएगा, M-1 ये L1 ये L2, तो L3 ऊपर जाएगा, L-3 ये T-2 ये T पे स्क्वायर करेंगे तो T² ऊपर जाएगा, ये भी प्लस का करेगा तो T2 पहले से है 2, ये बन जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। फिर A पे कितना है? 2। तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन नोट की विमा M-1 L-3 T4 और A²। K की विमा कितनी आएगी? K की विमा, K का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसका अपोजिट है। तो विमा भी इसके अपोजिट होगी, तो विमा क्या हो जाएगी? M पे +1 L पे +3 T पे -4 K पर -2। ये K की विमा होगी। इस K का मान सीजीएस यूनिट में कितना होगा? K का मान सीजीएस यूनिट में होता है 1 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ESV²। न्यूटन को सीजीएस में डायन लिखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर और कूलम्ब को ESV स्टेट कूलम्ब, तब इसका मान 1 होता है। आप रख भी सकते हो, जैसे मान लो K = ये है 9 × 10⁹ न्यूटन को सीजीएस में चेंज करो 10⁵ डायन हो गया न्यूटन का 10⁵ डायन। मीटर की जगह क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। फिर नीचे है कूलम्ब स्क्वायर। तो कूलम्ब का क्या होता है? ESV यानी 3 × 10⁹ स्क्वायर। इसे सोल्व करो तो कितना आएगा? 9 × 10⁵ 10⁵ ये तो 10⁵ है, ये 100 यानी 10⁵2 और स्क्वायर तो 10⁵5 × 10⁵4। ऊपर है डायन सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 × 10⁹ इसका स्क्वायर करो तो 3 का हो गया 9
10 की घात 9 का 18, 9 से 9 कट गए, 9 5 14 और 4 18, ये 18 से कट गए तो कितना आ जाएगा 1 डायल, यहाँ ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ESU स्क्वायर, ये मान होगा देगा। अब यहां पर आपको एक कूलम आवेश की अगर परिभाषा लिखनी हो, एक कूलम आवेश की परिभाषा इस सूत्र से लिखें तो कैसे लिखी जाएगी? यहाँ से देखो F बराबर कितना है 1/4πε, हम इसे तो लिख लेंगे कि Q1 Q2 बटे R²। मैं बोलूँ यदि Q1 Q2 दोनों बराबर हो, R बराबर 1 मीटर हो और F बराबर 9 × 10 की घात 9 हो, तो अगर ऐसा रखें तो Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम आएगा। हाँ रखो, K का मान 9 × 10 की घात 9, F का मान 9 × 10 की घात 9, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, बराबर हो गए। R की जगह कितना आ गया 1, तो Q1 Q2 बराबर 1, Q1 Q2 बराबर है तो Q1 × Q1, Q1² बराबर 1, Q1 बराबर 1 कूलम। तो यहां से क्या परिभाषा होगी? यहाँ से परिभाषा ये होगी कि अगर दो समान आवेश से आवेशित गोलों को परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखने से उन पर लगने वाला बल यदि 9 × 10 की घात 9 न्यूटन हो तो उन गोलों पर आवेश 1 कूलम होता है। अगर दो समान आवेश से आवेशित गोलों को परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखने से उन पर लगने वाला बल 9 × 10 की घात 9 न्यूटन हो तो उन गोलों पर आवेश का मान 1 कूलम होता है। 1 कूलम, ये आपके पास में कूलम का नियम है। अब ये जो बल लग रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? माध्यम पर। ये माध्यम पर निर्भर करता है। अगर माध्यम के लिए लिखें, अगर हम माध्यम के लिए लिखें तो FM बराबर मीडियम के लिए तो ये होगा 1/4πε Q1 Q2 बटे R², जहां एप्सिलॉन क्या चीज है? माध्यम की विद्युतशीलता, जहां एप्सिलॉन क्या चीज है? माध्यम की विद्युतशीलता, ये माध्यम पर निर्भर करती है। FM होगा 1/4πε Q1 Q2 बटे R²। तो ये कूलम नियम है अपना। अब आते हैं पराविद्युतांक। तो पराविद्युतांक क्या होता है? पराविद्युतांक को लिखते हैं εr से। किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल, जब उन्हें निर्वात में रखें तब उन पर लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर लगने वाले कूलम बल का अनुपात क्या कहलाता है? पराविद्युतांक। इन्हीं दो आवेशों को निर्वात में रखने पर उन पर लगने वाला बल और उन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखने पर लगने वाले बल का अनुपात ही क्या कहलाता है? पराविद्युतांक। अगर इसे सोल्व करें तो εr बराबर F नोड निर्वात के लिए 1/4πε Q1 Q2 बटे R²। इन्हीं आवेशों को इतनी ही दूरी पर रखें
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Fm की जगह Q1 Q2 बटे R स्क्वायर सब कट जाएगा। तो एप्सिलॉन R ये तो सब कट गया, यहाँ बचा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट तो नीचे और 1 बटे एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन ऊपर, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है, पराविद्युतांक। कभी कभी ये धातुओं के लिए पूछा जाता है, धातुओं का पराविद्युतांक कितना होता है, एप्सिलॉन R बराबर अनंत, क्योंकि चालक के लिए या धातु के लिए Fm का मान कितना होता है, 0। अगर उन्हें चालक के ऊपर रखते हैं दो स्वतंत्र आवेश को तो उन पे बल कितना लगता है, 0। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त है मतलब चार्ज बल नहीं है, इसलिए Fm 0 है, तो एप्सिलॉन R का मान अनंत धातु के लिए। निर्वात के लिए, निर्वात हेतु एप्सिलॉन R कितना होगा, 1, कम से कम 1 हो सकता है एप्सिलॉन R, कम से कम 1, और इससे ज्यादा ही होगा बाकी के लिए। निर्वात के लिए 1 होता है पराविद्युतांक और धातुओं के लिए अनंत होता है, ये अपना पराविद्युतांक है। अब आते हैं कूलाम नियम का सदिश निरूपण। कूलाम नियम का सदिश निरूपण। अब सदिश निरूपण करते हैं, तो सदिश निरूपण कैसे करेंगे, F बराबर कितना है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निर्वात के लिए लिख रहे हैं Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये है F का मान। केवल ये तो परिमाण है, क्योंकि बल सदिश है इसलिए दिशा भी लिखनी पड़ेगी, तो दिशा क्या होगी, F सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, परिमाण सदिश बराबर परिमाण इनटू यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है, R का मतलब जो दोनों आवेशों को मिला रही है उस लाइन का यूनिट वेक्टर है, ये मिलाने वाली लाइन, इसका यूनिट वेक्टर है R। तो ये हो जाएगा, सदिश को ऐसे निरूपित करेंगे, क्योंकि सदिश के साथ दिशा आती है, यूनिट वेक्टर आता है वो लिखेंगे। चूंकि यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं सदिश बटे सदिश का परिमाण, तो F सदिश को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, R सदिश बटे R, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो ये इस R को इसके साथ गुणा कर दें तो ये बन जाएगा R3। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जब यहाँ क्यूब लिखेंगे तो यहाँ सदिश लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, केप लिखेंगे। अब कई बार पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। क्रिया प्रतिक्रिया यानी जितना एक आवेश दूसरे पे बल लगाता है उतना ही दूसरा आवेश पहले पे लगाता है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ये सिद्ध करने के लिए देखो यहाँ पे हमने दो चार्ट ले लिए, एक तो ये है Q1 और एक ये है Q2। इसकी डिस्टेंस मूल बिंदु से R1 है, R1 वेक्टर ये हो जाएगा, और ये प्रति सदिश R2 वेक्टर, ये इनकी क्या है, क्रिया रेखा। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये Q1 Q2 पर बल किधर लगाएगा, इस ओर, F
2 पर लगने वाला 1 के कारण F21, और इधर 2 की जो डायरेक्शन है उसे ऐसे लिखेंगे R21, और इधर ये R21 सदिश की डायरेक्शन है, ये लिखें R21 सदिश या R21 के लिखो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर 1 पर लगने वाला 2 के कारण तो इसे लिखेंगे F12 सदिश। ये डायरेक्शन किसकी है? R12 के की, और ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा R12 सदिश। इधर ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा R21 सदिश, अगर इधर ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा R12 सदिश। अब ध्यान से देखना, R21 सदिश को क्या लिख सकते हैं? R21 सदिश, तो R21 सदिश ये सदिश R21 है, ये वाला इधर ही तो है R21। तो इस सदिश को लिखें त्रिभुज नियम से। देखो ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो ये प्लस ये R1 सदिश प्लस R21 सदिश बराबर R2 सदिश। तो R21 कितना हो जाएगा? R2 सदिश माइनस R1 सदिश, R1 को इधर ले आएंगे। इसी प्रकार R12 सदिश, अब 12 सदिश कौन सा होता है? ये है, यहां से यहां तक R12 सदिश। R12 सदिश कितना होगा? अब त्रिभुज नियम लगाएं तो ये डायरेक्शन सेम चल रही है, इसके बराबर ये होगी। त्रिभुज नियम से R2 सदिश प्लस R12 सदिश बराबर R1 सदिश, तो ये हो जाएगा R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ठीक, अब चलते हैं बल पर। F21 सदिश कितना होगा भाई? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे इनके बीच का मैग्नीट्यूड R12 Q इंटू R1 सॉरी 21 के लिए लिख रहे हैं तो 21 क्यूब और 21 सदिश, सदिश निरूपण से लिखा है। तो इसी प्रकार F21 सदिश ये कितना आ जाएगा? 1/4πε0 दोनों चार्ज Q1 Q2 बटे R, ये भी 2 ये भी 2 1 2 के लिए लिखो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R12 क्यूब और ये आ जाएगा R12 सदिश। अब देखो इसे X सदिश 12 इसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 क्यूब। ये क्या हो जाएगा? R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ठीक, इसे ऐसे लिख सकते हैं F12 सदिश इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 R12 क्यूब। अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश। अब इधर से देखो F12 सदिश कितना आया है? माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 क्यूब। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे R21 सदिश। R12 और R21 का परिमाण तो सेम ही है, डायरेक्शन तो अलग है, तो R12 बराबर R21 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? R21, क्योंकि R12 और R21 का परिमाण समान है तो R12 की जगह R21 लिख सकते हैं। तो ये इतनी वैल्यू ये किसकी है? F21। देखो F21
तो ये लिखा जाएगा F सदिश 1 2 माइनस F सदिश 2 1, यानी दोनों का परिमाण क्या है, परिमाण देखें तो दोनों का बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। यही सिद्ध करना था, यानी जो कूलॉम नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है।